नमस्कार दोस्तों। तो बात करनी है आज ऐसे स्टेट्स के बारे में कि जिसकी पॉपुलेशन है सिर्फ 11 से 12 लाख और जो दो कंट्रीज़ के बीच में बसा हुआ है, एक तो बांग्लादेश और एक तो म्यांमार के बीच में, और जिसका जियोग्राफिकल सीन है कि वहाँ पे हिली माउंटेन्स है, वहाँ पे वैलीज़ है, डीप वैलीज़ है, फ्लोरा एंड फोना के लिए अपने जाना जाता है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ के लिए वो जाना जाता है, वो है फुटबॉल। तो जी हाँ गाइस, बात करनी है आज मिजोरम के बारे में कि जिसने मतलब इंडिया के जो पावर हाउस ऑफ फुटबॉल स्टेट्स है जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, गोवा, इन सब को पछाड़ के पिछले एक डेकेड में जिस तरह से भाई इंडियन फुटबॉल की टैलेंट फैक्ट्री बन के उभरा है मिजोरम। तो उनकी बात करने की कैसे वहाँ पे राइज हुआ फुटबॉल का और किस तरह के वहाँ पे स्ट्रक्चर है फुटबॉल का, और क्यों बाकी जो स्टेट्स है इंडिया के कि जहाँ के फुटबॉल की थोड़ी सी भी मतलब एक वो है जगह, उनको इस मॉडल को अपनाना चाहिए। तो बात शुरू होती है गाइज 2002 में, जब मिज़ोरम के पहले प्लेयर साइलो मासमुंगला, जिन्होंने ईस्ट बंगाल के लिए साइन किया, और वो पहले मिज़ोरम के प्लेयर थे कि जिन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी टाटा फुटबॉल एकेडमी से, और उनका परफॉर्मेंस ईस्ट बंगाल के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा। पर्टिकुलरली द विनर गोल अगेंस्ट मोहन बगान इन डर्बी इन कोलकाता प्रीमियर डिवीज़न। उसके अलावा वो जो ईस्ट बंगाल की हिस्टोरिकल साइड थी कि जिन्होंने एशियन कप जीता था जकार्ता में, उसके भी वो हिस्सा थे, और उनकी इस सक्सेस की वजह से बदौलत वो एक हाउस होल्ड नेम बन गए और रोल मॉडल बन गए मिज़ोरम के जो यंग बच्चे थे उन सब के लिए। और फिर वहाँ से उनके फुट स्टेप पे हमें आगे जे लाल पेखला देखने को मिले, वहाँ पे जेरी देखने को मिला हमें, उसके अलावा रांते देखने को मिला। तो काफ़ी सारे फिर प्लेयर हमें देखने को मिले। लेकिन जो असली कहानी शुरू होती है वो होती है 2012 में, जब एक ऐसा मौका आया कि 4 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इकट्ठे हुए। सबसे पहले तो मिज़ोरम फुटबॉल एसोसिएशन, उसके अलावा मिज़ोरम स्टेट स्पोर्ट काउंसिल, उसके अलावा टाटा ट्रस्ट, एंड एक चौथा जो आई थिंक अहम हिस्सा था वो था जोनेट, जो वहाँ के मिज़ोरम के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर थे। तो इन चारों ने मिलके एक लीग की शुरुआत की, मिज़ोरम प्रीमियर लीग। 8 टीम्स एंड 4 मंथ का ये टूर्नामेंट था, और ये पहली ऐसी स्टेट लीग थी कि जिसके सारे मैचेस लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे। कोलकाता प्रीमियर लीग के भी सारे मैचेस लाइव टेलीकास्ट नहीं होते, तो ये पहली इंडिया की ऐसी स्टेट लीग बनी थी कि जिसके सारे मैचेस आप टेलीकास्ट होते हुए देख सकते थे। और यहाँ से शुरुआत होती है। इसको एक जो सपोर्ट मिला वो था एएफएफ का जो ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम था, जिसको फीफा ने फंड किया था। तो एएफएफ ने ये अवार्ड किया था मिज़ोरम को, तो एक वहाँ से भी एक बूस्ट मिला। वो साथ ही में हुआ जब ये एमपीएल की शुरुआत हो रही थी 2012 में, और वहाँ से हमें फुटबॉल में राइज देखने को मिला। अगर आप अभी करंट सिचुएशन देखिए तो गाइज लास्ट सीजन आईएसएल में 21-22 में 27 प्लेयर्स थे मिज़ोरम से, जो सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर दी मणिपुर इन होल इंडिया स्टेट्स। अगर आप देखें तो उससे पहले 30 प्लेयर थे 2020-21 में। तो आप देखिए एक कितने ज़्यादा डोमिनेंट और टैलेंट्स अभी मिज़ोरम से निकल के आ रहे हैं। आप वहाँ की ग्रास रूट फुटबॉल को आप देख लीजिए, वहाँ की स्टेट रेसिडेंशियल एकेडमी को देख लीजिए। तो जो सबसे बड़ा वर्क किया गया आई थिंक वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो स्ट्रक्चर है ऑफ दी फुटबॉल, जिस तरह से वहाँ पे वर्क होता है। तो देखिए सबसे पहले तो वहाँ पे सीनियर के लिए 2 टूर्नामेंट है, एक तो ये एमपीएल और दूसरा है फुटसल। उसके अलावा उसके सेकंड एंड थर्ड डिवीज़न है। उसके अलावा सारे ही 11 डिस्ट्रिक्ट है उनकी अपनी ओन लीग है। उसके अलावा विलेज लीग्स है, उसके अलावा आप देखिए कि बेबी लीग्स है, उसके अलावा और कंपटीशन है। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे सेट अप किया गया है मिज़ोरम में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एएफएफ और टाटा ट्रस्ट ने भी काफ़ी हेल्प की है। एंड आप देखिए कि जो मिज़ोरम की गवर्नमेंट है उन्होंने भी वहाँ पे अभी करंटली 3 रेसिडेंशियल एकेडमीज वहाँ पे वर्किंग कर रही है, तो वो भी एक बड़ा बूस्ट है। अगर आप देखिए कोचिंग सेंटर की बात करें तो भाई 60 ग्रास रूट सेंटर अभी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और जहाँ पे उसको 7 डिवीज़न में कन्वर्ट किया गया है कि एज 6 से एज 12 के बीच में, तो 7 एज ग्रुप को बनाया गया है। और आप एक कोचिंग सेंटर में, ग्रास रूट सेंटर में अगर आप देखें तो 18 बच्चे 6 से 12 के वहाँ पे ट्रेन होते हैं एवरी ईयर। थ्रू आउट द ईयर उसको ट्रेनिंग मिलती है, थ्राइस वीक मिलती है, और प्रॉपर एक एआईएफएफ के जो लाइसेंस कोच होते हैं उसके थ्रू मिलती है। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप देखिए कि अगर आप 60 कोचिंग सेंटर में अगर आप देखिए 18 बच्चे पर कोचिंग सेंटर भी ले, तो आप देखिए 1080 बच्चे होते हैं कि जिसको फॉर्मल प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है फुटबॉल की। तो भाई 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को प्रॉपर लाइसेंस कोच के अंदर ट्रेनिंग मिल रही है, तो वो दिखाता है कि कितना आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है फुटबॉल। और अब बच्चे को मतलब 6 अपने स्टार्टिंग एज से ही पूरा एक प्रॉपर किस तरह से टेक्टिकली वाइज, स्किल्स वाइज, फिजिकलिटी वाइज
वो होना चाहिए वो वहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है। और उसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे अभी करंटली 10 एस्ट्रोटर्फ है और 30 और ज़्यादा बनाई जा रही है, तो 40 एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम भी वहाँ पे अभी अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि काफ़ी रेनी स्टेट है और इसके लिए एस्ट्रोटर्फ मतलब एक आप वरदान की तरह होता है कि एस्ट्रोटर्फ वहाँ पे होना। उसके अलावा अगर आप देखिए तो आई थिंक जिस तरह से अभी करंटली आप प्लेयर्स देखेंगे आईएसएल में, तो आप सबको पता है चांगते, अपुया, जेजे, आइजैक, तो ये सारे प्लेयर्स करंटली अभी बड़ी आप देखिए आईएसएल की टीम में खेल रहे हैं और 200 से भी ज़्यादा प्लेयर्स है करंटली जो डिफरेंट आप देखिए कि रेलवे सर्विसेज इन तरह की डिफरेंट मतलब अलग स्टेट्स में खेल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आपके 200 प्रोफेशनल प्लेयर्स अभी वर्किंग इन मोड है। और जिस तरह से इनका अंडर 18 एमपीएल्स भी होते हैं, अंडर 17 होते हैं, 15 होते हैं, गर्ल्स के लिए भी है। तो देर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स जो मतलब इन लोगों ने प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न है, तो आप देखिए प्रॉपर एक ग्रास रूट लेवल से वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एक पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट है। और जो फीफा का जो ग्रास रूट प्रोग्राम आया था उसमें इन लोगों को ये भी हेल्प मिली कि बच्चों को एक तो पहले सबसे पहले किट मिली, उसके अलावा एक फॉरेन कोचिस ऑस्ट्रेलिया उन सब के कोचिस से जो वहाँ के जो लोकल कोचिस होते थे उनको ट्रेनिंग मिली। एंड पूरा एक आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चाहिए वो सारा मिला। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद भी अभी भी मतलब आप देखिए कि चैलेंजेस वहाँ पे है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो एमपीएल की जो सस्टेनेबिलिटी है उनके ऊपर है, क्योंकि हम सबको पता है कि जब से वहाँ पे एमएनएफ गवर्नमेंट आई है 2018 से, तब उन्होंने लीकर पे वहाँ पे बैन लगा दिया है। तो जो सबसे बड़ी स्पॉन्सर थी एमपीएल की मैकडोल्स, उन्होंने वहाँ पे मतलब वो बैन हो गए ऑब्वियसली, लीकर की आपने बैन कर दिए तो ड्राई स्टेट बना दिया है। तो उसके अलावा स्पॉन्सर की काफ़ी ज़्यादा मतलब वो दिक्कत है कि अगर आपको हम सबको पता है कि किसी भी लीग को रन करना है तो स्पॉन्सर इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वहाँ से मतलब काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आता है और वो सस्टेनेबली। तो देखिए जोनेट जो ब्रॉडकास्टर है उन्होंने बताया खुद ने कि जब से एमपीएल्स चालू हुए तब से नो डाउट तो फुटबॉल तो ग्रो हुआ है, लेकिन अभी तक उन लोगों ने प्रॉफिट नहीं किया। अभी 10 साल से वो लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं एमपीएल को, लेकिन अभी भी वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। तो आई थिंक स्पॉन्सर एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। और तीसरा एक ये भी है कि अब सभी देखिए जो आईएसएल के जो क्लब्स है या फिर बाहर की जो एकेडमी से उनको पता चल गया है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोबस्ट स्ट्रक्चर है ग्रास रूट लेवल का। तो वो लोग काफ़ी कम एज में ही, जैसे मिनर्वा एकेडमी और वो सारे काफ़ी कम एज पे ही बच्चों को वहाँ से स्काउट कर लेते हैं। तो जो वहाँ के जो लोकल एकेडमी से उनको फिर वो ट्रांसफ़र फी में उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल सकता। अगर वही बच्चा अंडर 15 में या फिर अंडर 17 में अगर स्काउट होके वो जाता है दूसरी स्टेट्स में, तो डेफिनेटली वहाँ की जो लोकल एकेडमीज में उसको भी ट्रांसफ़र फी मिलेगी। लेकिन वो बच्चे अगर अंडर 6 से अंडर 13 तक वो स्काउट हो जाएंगे तो उतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र फी नहीं मिलेगी। और आप देखिए डिफरेंस भी अभी जो एमपीएल में जो सैलरीज प्लेयर है, क्योंकि आप 8 टीम वहाँ पे है और उसके अब एवरी टीम 20 प्लेयर्स है, तो आप मान के चले कि 160 प्लेयर है कि जिसकी कोविड से पहले एवरेज मतलब मैक्सिमम सैलरी थी 50,000 और मिनिमम थी जो अनकैप्ड प्लेयर था उनकी 15,000। और अभी देखिए करंटली जो सिचुएशन है वो है सिर्फ 15,000 मैक्सिमम सैलरी। तो ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा हिट हुआ है आफ्टर दी कोविड और इन सारी चीज़ों की वजह से कि स्पॉन्सर के ना होने की वजह से और उन सारी की वजह से। लेकिन जिस तरह से भाई फुटबॉल का ग्रो हुआ है मिजोरम में, आई थिंक एक एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने कि किस तरह से कोई एक स्टेट फुटबॉल के प्रति अगर आपका पूरा फोकस और सही मैनेजमेंट हो तो किस तरह से आप एक 10 साल के अंदर आप इतना ज़्यादा टैलेंट्स आप पूरे कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर सकते हो। तो आई थिंक आफ्टर दी मणिपुर, आई थिंक वन ऑफ द स्टेट्स की जिसका एग्जांपल सेट किया गया है। और सबसे बेस्ट आप बोल सकते हैं कि स्टेट लीग अगर कोई ऑर्गेनाइज अभी की जा रही है तो वो मिजोरम प्रीमियर लीग ही है। तो आई थिंक काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया है, लेकिन चैलेंजेस भी है। तो लेट्स होप कि ये चैलेंजेस से ओवरकम आए मिजोरम। एंड जिस तरह से मिजोरम ने जो रेप्लिकेट किया है एक फुटबॉलिंग मॉडल, वही दूसरे स्टेट अगर रेप्लिकेट करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक फुटबॉलिंग नेशन बनने में और ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो गाइज आपके भी मिजोरम के बारे में और इंडियन फुटबॉल के बारे में जो भी थॉट्स हो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको भी लगता हो कि आपके स्टेट में क्या करने की ज़रूरत है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल एंड टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।